हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोटा बायोलॉजी में। गाइस, आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी का कितना यूज है एक बायोलॉजी स्टूडेंट की लाइफ में, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। आप चाहे 11th में हो या 12th में हो, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, या आप चाहे रिसर्च फील्ड में भी हो, ये माइक्रोस्कोपी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो क्यों ना इस माइक्रोस्कोपी को हम कॉन्सेप्चुअल सीख लें। माइक्रोस्कोपी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अगर एक बार हम सीख लेंगे तो हमें फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पर मैं माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, माइक्रोस्कोप के पीछे जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो माइक्रोस्कोपी की हमें जरूरत क्या पड़ी है? माइक्रोस्कोपी की हमें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर आप देखो तो कितने सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम आंखों से देख नहीं सकते। फिर हम जो हायर स्टडी करते हैं उसमें हम मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं, या हम उसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये कैसे बना रहे हैं? हमें कैसे पता चला डीएनए डबल हेलिकल होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है? हाँ, ये सारी चीजें हमें कैसे पता चली, और हम कैसे देख पा रहे हैं कि एक बैक्टीरिया रोड शेप है या वो कोन शेप है या वो जो भी शेप रखता है, ये हम कैसे देख पा रहे हैं? या अगर हम एक प्लांट सेल की स्लाइड बना रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि अच्छा ये न्यूक्लियस है, ये इसका ये वाला सेल ऑर्गेनेल है, तो ये हम कैसे देख पा रहे हैं? ये हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पा रहे हैं। तो माइक्रोस्कोप के पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल और फंडामेंटल्स है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं बात कर रहा हूं माइक्रोस्कोपी की, यानी मुझे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने हैं, तो माइक्रो का क्या मतलब है? माइक्रो का सिंपली मतलब है माइक्रो, यानी कि 10⁻⁻⁶ मीटर। अब यार कितनी छोटी वैल्यू है ये? मैं कहूं 1 मीटर, तो 1 मीटर ही पहले तो कम होता है, फिर 1 मीटर का ये 10 लाख गुना छोटा। इमेजिन करो 10 लाख गुना छोटा है 1 मीटर से भी, तो हम अपनी आंखों से तो इसको कैसे देख पाएंगे? इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। अब माइक्रोस्कोप किस प्रिंसिपल पर काम करता है वो अब हम देख रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं माइक्रोस्कोपी की, तो माइक्रोस्कोपी बेसिक 2 फंडामेंटल्स पे काम करती है। एक तो है चीजों का रिजोल्यूशन और दूसरा है मैग्निफिकेशन। यानी अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपी में तो एक तो होगा रिजोल्यूशन, दूसरा होगा मैग्निफिकेशन। यानी हम किसी को कितना रिजोल्व करके देख सकते हैं, दूसरा उसका हम कितना मैग्नीफाई यानी कितना बड़ा करके देख सकते हैं। रिजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन। अब रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन होता है किसी चीज को रिजोल्व करके देखना। ये काम कौन करेगा? रिजोल्यूशन का काम करेगा लाइट। और दूसरा है मैग्निफिकेशन, यानी उस चीज को मैग्नीफाई करके दिखाना, ये काम करेगा लेंस। यानी रिजोल्यूशन का काम तो कौन कर रहा है? लाइट। और मैग्निफिकेशन का काम कौन कर रहा है? लेंस। अब हम यहां पर पहले फोकस करेंगे रिजोल्यूशन के ऊपर। तो पहले हम बात करने जा रहे हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है? किसी भी चीज को साफ देखना, या अगर मान लो हम अंधेरे में हैं तो जब तक लाइट नहीं आएगी हम चीजों को नहीं देख सकते। यानी लाइट क्या करके जा रही है? चीजों को रिजोल्व कर रही है। अगर हम एक बेसिक सा प्रिंसिपल देखें किसी भी चीज को देखने के ऊपर, तो हम उसको देख कब पा रहे हैं? जब उसकी डिस्टेंस और हमारे डिस्टेंस में कमी आ रही है। ये एक फंडामेंटल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। अगर मैं कह रहा हूं यार कोई मुझसे बहुत दूर है, मैं उसको नहीं देख पा रहा हूं, अगर वो धीरे 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 मेरे पास आता चला जाएगा तो मैं उसको पहचानता चला जाऊंगा, हाँ यार ये वो बंदा है, अगर मैंने इसको पहले देखा हुआ। ऐसे ही जैसे मैं आपके पास आया और मैं आपको दूर गया, तो जैसे ही मैं आपके बिल्कुल पास आऊंगा मैं आपको और अच्छा दिखने लगूंगा। ऐसा हम सबकी प्रैक्टिकल लाइफ में होता ही है कि जो दूर की वस्तुएं हैं वो हमें उतनी साफ नहीं दिखाई देती, बेसिक सी बात है। और जब वो हम उसके पास चले जाते हैं तो हम उसको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। यानी देखने के लिए हमें डिस्टेंस को कम करनी पड़ेगी। ये एक बेसिक सा प्रिंसिपल है, और इसके लिए एक फंडामेंटल रूल, एक फंडामेंटल फॉर्मूला है। तो क्या है वो फॉर्मूला? ये फॉर्मूला हमारे माइक्रोस्कोपी में हमेशा काम आएगा। इस फॉर्मूले को आप याद ही रख लें। वो क्या है? d, यानी कि डिस्टेंस 0.61 लैम्डा अपॉन म्यू साइन थीटा। मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, ये हमारे सारे टाइम काम में आएगा। यानी डिस्टेंस को कम करना, यानी हमें किसी चीज को अच्छे से देखने के लिए डिस्टेंस को कम करनी पड़ेगी। उसके लिए एक फॉर्मूला है 0.61 लैम्डा अपॉन म्यू साइन थीटा।
ये धीरे धीरे हम आगे इसको समझते जाएंगे और हम माइक्रोस्कोपी के प्रिंसिपल्स को भी अच्छे से समझ पाएंगे। अब मैं कह रहा हूं अगर लाइट रिजोल्यूशन देके जा रही है तो लाइट के पास ऐसा क्या है, तो लाइट क्या एग्जिस्टेंस रखती है, इस बात में हमारे पास दो मत है। एक मत तो है लाइट की वेव फॉर्म और एक है लाइट की पार्टिकल फॉर्म। यहां हम वेव फॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो ये एक इक्वेशन है हमारे पास, E बराबर hc/λ, यानी लाइट को अगर हम वेव फॉर्म मानेंगे तो हम देखेंगे कि लाइट के पास क्या है, लैम्डा। वेव ड्रॉ की वेव ऐसी होती है ना, ऐसी, यानी इसको मैं बोल रहा हूं ये एक लेंथ है। मैं अगर बात कहूं मेरे हाथ की कोई लेंथ है, ये मेरा हाथ इतना लंबा है, इसकी कोई लेंथ है। अब मैं इसी को वापस यहां जाके रिपीट कर दूं और मैं किसी से कहूं मेरे हाथ की लेंथ क्या है, तो वो ये यार इतनी लेंथ है आपके हाथ की, आप तो इसको दोबारा रिपीट कर रहे हो। वेव के साथ भी ऐसा ही है, ये इसकी लेंथ है, फिर ये यहां पर इसका वापस से रिपीटिशन हो जाएगा, तो इसको हमने बोल दिया है लैम्डा। लैम्डा यानी वेव लेंथ, यानी ये क्या होती है, वेव की लेंथ। ये वेव लेंथ लाइट के पास है, ये वेव लेंथ है लैम्डा जो लाइट के पास है। अब देखो लाइट के पास अगर वेवलेंथ है तो इसका डिस्टेंस से क्या कनेक्शन है यार, डिस्टेंस और वेवलेंथ ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती। हिंदी में अगर कहें तो ये एक दूसरे के समानुपाती हैं। यानी अगर मैं लैम्डा की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो डिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन यार हमें यही तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए अच्छा देखने के लिए डिस्टेंस में कमी। ये हमने पहले डिस्कस किया था, अगर डिस्टेंस में कमी आएगी तो हम चीजों को अच्छा देख पाएंगे। अगर लैम्डा को मैं कम कर दूं तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगी। डिस्टेंस अगर कम हो जाएगी यानी हम चीजों को अच्छे से देख पाएंगे। अब हमारे पास हम ये जानते हैं एक्सरे, यूवी, विजिबल, IR, रेडियो वेव, ये इसी फॉर्म में अरेंज होते हैं। अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इस साइड बढ़ रही है, और अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ इस साइड बढ़ रहा है। यानी एक्सरे से ज्यादा वेवलेंथ है यूवी रेज की, यूवी से ज्यादा है विजिबल की, विजिबल से ज्यादा है रेडियो वेव्स वगैरह इन सब की। और अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी सबसे ज्यादा है एक्सरे की। अब यानी सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, एक्सरे की। यानी सबसे अच्छा रिजोल्यूशन कौन देगा, एक्सरे। या हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि एक्सरे सबसे अच्छा रिजोल्यूशन देके जाता है। हम यहां पर बात करें अगर विजिबल की तो एक्सरे से कम इसका रिजोल्यूशन है, लेकिन इन सबसे ज्यादा इसका रिजोल्यूशन है। तो ये बात आपको समझ आई कि वेवलेंथ अगर कम हो जाएगी तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगी, और डिस्टेंस कम हो जाएगी तो हम चीजों को अच्छे से देख पाएंगे। ये भी हमने क्लियर किया कि लाइट क्यों रिजोल्यूशन देके जाती है, क्योंकि उसके पास क्या है, लैम्डा। ठीक है, अब हमने बात की है रिजोल्यूशन की। अब हम आगे देख रहे हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मैंने आपको पहले बताया था कौन करता है, लेंस। कैसे कर रहा है अब देखेंगे। तो आप सबने अगर थोड़ी सी रे ऑप्टिक्स पढ़ी होगी तो आप ये चीज बहुत आसानी से समझ जाओगे। नहीं पढ़ी होगी मैं पढ़ाऊंगा। देखो क्या हो रहा है, लेंस क्यों किसी चीज को मैग्नीफाई कर रहा है। मैंने मान लो ये एक लेंस बनाया यहां पे। अब लेंस बेसिकली करता क्या है, ये जो रेज आएंगी इनको ये क्या कर देगा, मिला देगा। यानी ये कन्वर्स कर रहा है, ये यहां पर इनको कन्वर्स कर रहा है। अब यहां पर अगर कोई मैं फिल्म या पर्दा ले लूं तो ये इधर मिलेगी ये, यानी इसका इमेज हमें कहां मिल रहा है, इस फिल्म पे, इस पर्दे पर। यहां ये इसको कन्वर्स कर रही है, मिला रही है। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है। अब रे ऑप्टिक्स में एक रूल होता है कि दो रेज जब आती हैं तो एक दूसरे को फोकस पे वो काटती हैं। ठीक है। तो ये यहां पर यहां पर इसको हम क्या बोल रहे हैं, फोकल लेंथ। एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना यहां आता है, अगर मैं इस लेंस की जगह एक मोटा लेंस लूं इसकी तुलना में, देखो ये मैंने क्या लिया है, एक मोटा लेंस। तो ये क्या करेगा, ये आने वाली रेस को पहले ही मिला देगा।
इसने क्या किया है, इस मोटे लेंस ने इस आने वाली रेस को पहले ही मिला दिया है। यानी इसने क्या कर दिया है, इस फोकल लेंथ को कम कर दिया है, इस फोकस दूरी को कम कर दिया है। तो जो इस हमें फिल्म पर जो इमेज मिलेगी वो छोटी मिलेगी, बड़ी मिलेगी? इसकी तुलना में देखो, इसकी तुलना में हमें वो ऑब्वियसली बड़ी मिलेगी। अगर ये इसको कन्वर्ट करके पहले ही मिला देगा तो फिल्म पर हमें इसकी इमेज बड़ी मिलेगी। यानी पतले लेंस की तुलना में मोटा लेंस जो है वो पहले कन्वर्ट कर रहा है रेस को, उसकी फोकल लेंथ हमें कम मिल रही है और उसकी पर्दे पर या फिल्म पर हमें इमेज क्या मिल रही है, बड़ी। ये रीजन है कि पतले लेंस से ज्यादा मैग्नीफाई करके देखने के लिए हम मोटा लेंस यूज करते हैं। आप सबको इस बारे में पता है। आप जब आपकी लेबोरेटरी में होते हो तो पहले आप 10x से देखते हो, फिर अगर वो अच्छे से नहीं दिख पाया तो आप जाते हो 45x पे, फिर आप जाते हो 70x पे। ये आप क्या कर रहे हो, ये जो 10x से आप 45x गए हो, ये कुछ नहीं हुआ है, बस उस जो लेंस है उसकी मोटाई बढ़ गई है। उस लेंस की मोटाई बढ़ गई है, इसलिए पहले उसको 10x बोला था, मोटाई बढ़ गई तो उसको 45x बोला है। अब उस लेंस को आप ऑब्जर्व करना जब भी आप आपकी लेबोरेटरी में हो कि उस लेंस की मोटाई बड़ी है, जो हमने 45x वाला यूज किया है, वो लेंस क्या कर रहा है, और बड़ा मैग्निफिकेशन करके जा रहा है हमें। तो ये बात हमें समझ आ गई कि लेंस मैग्निफिकेशन कैसे करता है, इमेज हमें कैसे मिलती है। मोटा लेंस ज्यादा मैग्निफिकेशन करेगा, पतला लेंस उतना मैग्निफिकेशन नहीं कर पाएगा। समझ आ गया? अब हमने अभी तक क्या देख लिया, हमने देख लिया कि लाइट हमें क्या करके लाइट हमें क्या देखे जा रही है, रिजोल्यूशन। इसलिए तो आप देखना अपने जो लेबोरेटरी का माइक्रोस्कोप है उसमें एक लाइट सोर्स होता है, नीचे एक लाइट सोर्स दिया हुआ होता है। वो लाइट सोर्स क्या कर रहा है, हमें लाइट प्रोवाइड करके जा रहा है। उससे हम क्या कर पा रहे हैं, चीजों को रिजोल्व, उससे हम क्या कर पा रहे हैं, रिजोल्यूशन। और जो वहां पर लेंस लगा होता है उससे हम क्या कर पा रहे हैं, मैग्निफिकेशन। अब एक और इंपॉर्टेंट फिनोमिना देखो, मैं अगर बात करूं, ये एक सरफेस है, ठीक है, इसके इधर है रेयर मीडियम और इसके इधर है डेंस मीडियम। ये तो है विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम, ये है रेयर, ये है डेंस। अब अगर कोई लाइट रेज इससे टकराकर ऐसे लौट जाती है तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन, या हिंदी में बोले तो परावर्तन। लेकिन अगर ये सीधे मीडियम में लेकिन अगर ये इस मीडियम में आ जाती है, ये मैं बेस बोल रहा हूं, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं अभिलंब, तो जाना तो इसको इस डेंस मीडियम में ऐसे ही सीधे था, लेकिन ये क्या है, इस अभिलंब इस बेस की तरफ झुक जाती है, तो ये ऐसे हमें मिलती है। इस फिनोमेना को, इस क्रिया को तो हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन, और इसको हम बोल रहे हैं डिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। अब रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन में यहां क्यों समझा रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि हमारी आईज, हम जो किसी को देखते हैं वो बेस्ड है रिफ्लेक्शन के ऊपर। यानी हम किसी को कैसे देख रहे हैं, मैं अगर मेरे सामने किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को देख रहा हूं तो क्या हो रहा है, जो सूरज से या जो लाइट सोर्स से जो लाइट रेज आ रही है वो उस व्यक्ति से टकरा रही है और वो मेरी आईज में जा रही है। मेरी आईज में भी एक लेंस लगा हुआ है, आप सबकी आईज में भी लेंस लगा हुआ है जो उन रेस को कन्वर्ट कर रहा है और हमारे रेटिना पर उसका एक इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम सब लोग देख पा रहे हैं। लेकिन जो माइक्रोस्कोपी है वो किस पर बेस्ड है, रिफ्रैक्शन पर। रिफ्रैक्शन पर कैसे बेस्ड है, क्योंकि किसी भी स्पेसिमेन से लाइट को हम पास कराएंगे। इस स्पेसिमेन से लाइट, आपने देखा होगा कि लेबोरेटरी में नीचे लाइट सोर्स होता है, फिर उसके ऊपर रखा जाता है हमारा स्पेसिमेन। लाइट उस स्पेसिमेन से पास होगी, फिर वो ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होगी, देन वो हमारी आई लेंस से पास होकर हमारी आंखों में आएगी। ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर कैसे होती है। बाकी बेसिकली आपको सभी को पता है, आपने सभी ने माइक्रोस्कोप देखा हुआ है, स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो मैं उसी बेसिस पर आपको बता रहा हूं कि रिफ्रैक्शन पर माइक्रोस्कोपी बेस्ड है और रिफ्लेक्शन पर नॉर्मल हम जो भी देख रहे हैं वो रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। माइक्रोस्कोपी किस पर बेस्ड है, रिफ्रैक्शन पर। अब इसमें आप एक चीज देखें, अब यार अगर मैं कह रहा हूं कोई प्रकाश की किरण या कोई रे
सघन रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आ रही है। अगर वो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आ रही है तो उसकी वेलोसिटी में क्या इफेक्ट होगा? उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली घट जाएगी ना। अगर मैं आपसे कहूं यार आप अभी जमीन पे चल रहे हो, अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप पानी में चलो, तो क्या आप सेम स्पीड से पानी में दौड़ पाओगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी भी वेलोसिटी पानी में कम हो जाएगी, क्योंकि एयर की तुलना में पानी क्या है? डेंस मीडियम है। तो प्रकाश की किरण के साथ भी यही हो रहा है कि जब वो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आ रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो मैं अगर उसकी वेलोसिटी रेयर मीडियम में 3 इंटू 10⁻18 मीटर पर सेकेंड मान रहा हूं। अब वो रेयर मीडियम से आ गई है डेंस मीडियम में, तो ये मैंने बोल दिया मीडियम पहला, ये मैंने बोल दिया है मीडियम दूसरा। तो यहां पर उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई है? कम। तो वो हम बोल रहे हैं 2 इंटू 10⁻18 हो गई है, वही मीटर पर सेकेंड। अब मैं कह रहा हूं कि वो और डेंस मीडियम में आ गई है, तो मैं इसको थर्ड मीडियम बोल रहा हूं। तो यहां पर उसकी वेलोसिटी हो गई है 1 इंटू 10⁻18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि प्रकाश की किरण, यानी कि कोई वेव अगर रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। अब इस फिनोमिना का यूज कहां कर रहे हैं वो देखते हैं। यानी अगर रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाने पर वेव की वेलोसिटी में जो डिफरेंस आया है उसको हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? v यानी कि वेलोसिटी इन रेयर मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन डेंस मीडियम। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहला मीडियम जो रेयर मीडियम है उसमें वेलोसिटी, फिर बाद में जो कम हो गई है वेलोसिटी डेंस मीडियम में अपॉन में उसकी वेलोसिटी। तो ऐसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर लेंगे। जैसा अगर हम इस केस में देखें कि हम अगर पहले और दूसरे मीडियम की अगर तुलना करें तो हम क्या देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एंड 2 ये क्या होगा? पहले तो इसकी थी 3 इंटू 10⁻18, देन बाद में हो गई 2 इंटू 10⁻18। ये हमें कितना मिला? 1.5। ठीक है। अगर हम बात करें पहले और तीसरे मीडियम की तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें क्या मिलेगा यहां पर? 3। यानी हमें एक बात पता चली कि जितनी ज्यादा डेंस मीडियम होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का डिस्टेंस से क्या रिलेशन है? वापस उसी फॉर्मूले पे आओ। यानी जितना ज्यादा म्यू होगा, जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा, डिस्टेंस उतनी ही कम होगी। और यही तो हमें चाहिए। अगर हम म्यू की वैल्यू बढ़ा देंगे तो वापस देखो, अगर हम म्यू की वैल्यू बढ़ा देंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगी और अच्छा देखने के लिए हमें यही तो चाहिए। यानी यार अगर जितना सघन माध्यम से प्रकाश की किरण जाएगी उतना अच्छा हमें दिखेगा, डिस्टेंस उतनी कम हो जाएगी। अरे हाँ, तो आप अपनी लेबोरेटरी में गौर करना कि यार हम जब स्पेसिमेन लेते हैं तो उसके ऊपर हम ग्लिसरीन लगाते हैं, फिर उसके ऊपर हम DPX और कवर स्लिप, ये सारी चीजें हम उस स्पेसिमेन के ऊपर क्यों लगा रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जब लाइट सोर्स से, ये मान लो स्पेसिमेन है, जब रेज उस पर जाएंगी और वो पास होगी यहां से, तो यहां हम मीडियम को डेंस कर रहे हैं। मीडियम जितना डेंस हो जाएगा उतनी ज्यादा हमें रिजोल्यूशन मिलेगी, उतना मीडियम जितना डेंस हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिस्टेंस उतनी कम हो जाएगी। और हमें यही तो चाहिए अच्छा देखने के लिए। अरे हाँ यार, इसीलिए हमारी लेबोरेटरी में हम उसको इसीलिए हमारी लेबोरेटरी में ये काम होता है। यार ये तो बात हमने अभी तक गौर ही नहीं की। अगर आपने अब नहीं की तो आप अब से करने लग जाएं और अपने टीचर से ये बात पूछे कि सर हम ये क्यों लगा रहे हैं। उनको नहीं आता है तो आप बताएं, नॉलेज है आप शेयर करेंगे, जितनी ज्यादा नॉलेज आप शेयर करेंगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी और ये आप सबके लिए बहुत अच्छा है।
तो अभी हमें ये बात समझ आ गई कि हम क्यों हम मीडियम को डेंस करते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने पढ़ा लाइट क्यों जरूरी है, क्योंकि वो हमें रिजोल्यूशन देके जा रही है। लेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि वो हमें मैग्निफिकेशन देके जा रहा है। कैसे देके जा रहा है ये हमने सीख लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये हमने देख लिया। मीडियम को हम डेंस क्यों कर रहे हैं ये भी हमने देख लिया। अब एक और इंपॉर्टेंट फिनोमिना देखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये एक स्पेसिमेन रखा हुआ है, आपने सभी ने लेबोरेटरी में देखा होगा ना, स्पेसिमेन होता है, उसके ऊपर फिर एक लेंस होता है। अब अगर मैं कहूं यहां पर रखा हुआ है लेंस वही वाला लेंस, कौन सा, वही जो माइक्रोस्कोप में लगा होता है। अब ये इस स्पेसिमेन से कोई कोण बनाएगा, कोई एंगल बनाएगा, इस एंगल को हम बोल रहे हैं थीटा, ठीक है। अब यार मैं कह रहा हूं मैं इस लेंस को इस स्पेसिमेन के और पास लेके आ रहा हूं। तो देखो मैं इसको यहां बना रहा हूं, ये वही स्पेसिमेन है जो यहां पर रखा हुआ था। अब मैं इस लेंस को इसके पास में ले आया, तो अब ये इससे क्या बनाएगा, अब ये इससे जो थीटा बना रहा है, अब ये इससे जो एंगल बना रहा है वो इससे यहां पर ज्यादा है या कम है? ऑब्वियसली ज्यादा है। स्पेसिमेन के साथ ये लेंस एंगल बना रहा था, यहां पर पास लाने पर ये एंगल का मान बढ़ गया है, एंगल की वैल्यू बढ़ गई है। अच्छा यार इस एंगल की वैल्यू हमने बढ़ा दी है। अरे हाँ, अगर हम इस साइन थीटा की वैल्यू बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इस डी की वैल्यू कम हो जाएगी, और यही तो हमें चाहिए। हम स्टार्टिंग से यही बात कर रहे हैं कि हमें क्या फोकस करना है, हमें डी को कम करना है। अगर हम इस थीटा की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू बढ़ा देंगे तो इस डी की वैल्यू कम हो जाएगी, और हमें यही चाहिए किसी भी चीज को अच्छे से देखने के लिए। तो आपने ये भी नोटिस किया होगा अपनी लेबोरेटरी में, पर कभी इस बारे में सोचा नहीं। क्या नोटिस किया है कि जब हमें स्पेसिमेन साफ नहीं दिखता है तो हम क्या करते हैं, उसको एडजस्ट कर पास में लेके आते हैं। ये पास में क्यों ला रहे हैं हम, ये पास में हम इसलिए लेके आ रहे हैं, हम इस थीटा का मान, इस थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। ऐसे जैसे अगर हम ऐसे इसको हम पास लाने से इस थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रही है। डिस्टेंस कम होने से क्या हो रहा है, हमें वो अच्छे से दिख पा रहा है। यानी आपको अब ये भी समझ में आ गया है कि यार हम वो लेबोरेटरी में उसको एडजस्ट करके माइक्रोस्कोप को ऐसे पास में क्यों लेके जाते थे। आपको ये भी समझ में आ गया है कि 10x क्या होता है, 45x क्या होता है, ये मोटे पतले लेंस क्या होते हैं और क्यों होते हैं। और आपको ये भी समझ में आ गया है कि यार अच्छा कोई रे है तो इस स्पेसिमेन से पास होकर जानी चाहिए, फिर ये उस लेंस पर टकराएगी। अब ये लेंस क्या करेगा, इसको कन्वर्स कर देगा और फिल्म पर हमें इसका इमेज बड़ा मिल जाएगा। आपको ये भी समझ आ गया लाइट सोर्स क्यों जरूरी है, आपको ये भी समझ में आ गया है। तो गाइस ये बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स है माइक्रोस्कोपी के, कि हमें इन सब चीजों की क्यों जरूरत पड़ती है और हम ये सब क्यों करते हैं। अब आप हमेशा याद रखोगे कि हम ये सब हमारी लेबोरेटरी में क्यों करते हैं, और आप अपने क्लासमेट से ये नॉलेज शेयर भी करोगे और उनको ये बताओगे भी कि आपको ये नॉलेज किसने दी है। ठीक है, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यार शेयर करें।